अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पखाने के रास्ते की निहायत इम्पोर्टेंट और कॉमन डिजीज़ के हवाले से, जिसको आम ज़बान में बवासीर या पाइल्स कहते हैं और मेडिकल की ज़बान में हम इसको हेमरोइड्स कहते हैं। ये होते क्या हैं? ये बेसिकली हमारे जो खून की वो नालियाँ जिनको हम वेन्स बोलते हैं, जो कि खून को जिस्म के किसी भी हिस्से से दिल की तरफ लेके जाते हैं, इनका बड़े पेशाब की जगह पे फैलाव होता है। ठीक है, जब इनका फैलाव होता है तो वो दाने की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर वहाँ से खून निकलने लगता है, दाने आहिस्ता आहिस्ता फिर बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, और इस पूरी जो कंडीशन है इसको हेमरोइड्स का नाम दिया जाता है। अब ये होते क्यों हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? इसमें ये है कि कोई भी चीज़ जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी पेट का प्रेशर बढ़ाती हैं, वो बवासीर का सबब बन सकती हैं। जो सबसे कॉमन हमारे पास इसका कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। क्योंकि कब्जियत जब होती है तो ज़ोर लगाना पड़ता है और इसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या पेट का प्रेशर बढ़ जाता है और ये प्रेशर जाके उन खून की नालियों पे पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी डायलिटेशन होती है, फिर वो दाने की शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर इस तरह बवासीर होता है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें भारी भरकम वज़न का उठाना आता है, मुसलसल खांसी का रहना, मोटापा इसकी एक अहम वजह है, सिगरेट नोशी है और इसके अलावा हामला ख़वातीन भी इस तकलीफ़ के साथ हमारे पास आती हैं, क्योंकि जब बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर वहाँ पे जाके पड़ता है। ठीक है, वेन्स पे। अब इसकी जो हमारे पास अलामात हैं वो क्या होती हैं? अलामात में जो मरीज़ को जो है वो या तो पखाने के रास्ते जो है वो खून आ सकता है, वो खून जो है वो फ्रेश यानी लाल रंग का होता है। ठीक है, उसके अलावा मरीज़ को जो है वो दाने निकल सकते हैं और दानों के अलावा ख़ारिश की तकलीफ़ के साथ भी हमारे पास आते हैं, और जब ये चौथे दर्जे पे पहुँचते हैं यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं तो फिर पेन की कंप्लेन भी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे पास? उसके लिए हमने बवासीर को जो है वो 4 दर्जों में डिवाइड किया है। ठीक है, जो इसका पहला दर्जा है इसमें मरीज़ को पखाने के रास्ते सिर्फ खून आ सकता है। ठीक है, और जो दूसरा इसका जो दर्जा है इसमें खून भी आता है और उसके साथ साथ दाना निकलता है जो कि खुद ब खुद अंदर चला जाता है। ठीक है, जो तीसरा दर्जा है इसमें ये होता है कि खून तो आता ही है, दाना या जो मस्सा नमूदार होता है वो खुद नहीं जाता बल्कि उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है। जो चौथा और आखिरी दर्जा है इसमें खून आता है पेशाब में और जो मस्से या जो दाने बढ़ जाते हैं वो अंदर नहीं जाते बल्कि मुसलसल बाहर ही रह जाते हैं। अब इसका हमारे पास क्या इलाज है? अगर आप वक्त पे डॉक्टर को दिखाएंगे तो इसका इलाज बगैर ऑपरेशन के मुमकिन हो सकता है। हम इसमें क्या करते हैं, मरीज़ को ब्लीडिंग रोकने की अद्वियात देते हैं, कब्जियत कम करने की दवाइयाँ देते हैं और उसके अलावा पेन किलर्स और कुछ हमारे पास मरहम होते हैं वो देते हैं, और गर्म पानी या नीम गर्म पानी के टब में बैठने का मरीज़ को कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा खाने पीने में एहतियात उन चीज़ों से परहेज़ का बोलते हैं जिनसे कब्ज़ जो है वो कम से कम हो। इन पे अगर मरीज़ फॉलो करता है तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती और आराम से जो है वो इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास सेकेंड डिग्री और जो अर्ली थर्ड जो हमारे पास हेमरोइड्स होते हैं यानी जो दूसरा दर्जा है वो, और तीसरा बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में, उसमें हम मरीज़ को जो है वो रबर बैंड लाइगेशन का ऑप्शन देते हैं। ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, ये जो है वो हम ओपीडी में आराम से कर सकते हैं। ये इसमें हम क्या करते हैं, एक रबर बैंड जो दाना या जो मस्सा बना होता है उस पर लगा देते हैं और फिर चंद दिनों में ये जड़ जाता है और इसी तरह ये ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो हम मरीज़ों को देते हैं वो इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी का है। इसमें ख़ास किस्म का इंजेक्शन हम लोग वहाँ पे लगाते हैं और इसकी वजह से दाने जो है वो सिकुड़ जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वो इलाज है जो कि बगैर ऑपरेशन का है, और इसके बाद जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है वो है सर्जरी का। ठीक है, जब हमारे पास मरीज़ उस
कंडीशन में आएंगे जब दाने मुकम्मल तौर पर बाहर हैं, अंदर वापस जा नहीं सक रहे, तो इनिशियली हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, यानी अद्वियात से उसको इलाज पे रखते हैं, उसको आइस पैक्स उस जगह पे अप्लाई करने का बोलते हैं, प्रोन पोजीशन पेशेंट की करवाते हैं, सही है, और पेन किलर्स और एंटीबायोटिक वगैरह हम उसको देते हैं, और फिर अल्टीमेटली सर्जरी ही करनी पड़ती है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए? जैसे कि हमने बताया कि कब्जियत इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी सोसाइटी में कॉन्स्टिपेशन इतनी प्रेवलेंट क्यों है? अच्छा, इसकी ये वजह है कि हम लो फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, यानी वो ग़िज़ा खाएं जिसमें फ़ाइबर या रेशे की मकदार बहुत कम है। रेशा या फाइबर क्या करता है, हमारे स्टूल को सॉफ्ट करके इजीली जो है वो उसको पास करवा देता है। अब हम अगर बात करें कि कौन सी ग़िज़ा में फ़ाइबर ज़्यादा होता है और कौन सी में कम होता है, तो जैसे चक्की वाला आटा, उसमें फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा होती है, उसके कंपैरिजन में वाइट या खालिस आटा आप उठाएं, उसमें फ़ाइबर की मकदार निहायत ही कम है, तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना बल्कि चक्की वाले आटे का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ब्राउन ब्रेड हो गया, ब्राउन राइस हो गया, इसमें ज़्यादा मकदार है फ़ाइबर की। उसके अलावा जितने भी किस्म के फल हैं और जितनी भी सब्जियां हैं, इन सब में फ़ाइबर की ज़्यादा कंसर्ट, और दालों में हमारे पास जैसे लोबिया वगैरह हो गई, तो उनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, तो आपने उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और गोश्त का बड़ा जो गोश्त है उसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, क्योंकि जो गोश्त है उससे कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत बढ़ती है, और वो भी एक बवासीर कराने में एक मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जितने भी फास्ट फूड के आइटम्स हैं, मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, उन सब में जो मैदे का आटा यूज़ होता है या चीज़ यूज़ होता है, तो उसमें फ़ाइबर ना होने के बराबर है। ये आपने अवॉइड करना है। बाहर के खाने आपने अवॉइड करना है। तंदूर की रोटी जिसमें सफ़ेद आटे का इस्तेमाल होता है, तो ये सब आप अवॉइड करेंगे तो ही इससे निजात मुमकिन है। अब मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ है, मसलन दर्द है, पखाने में खून आ रहा है या कोई दाना निकला हुआ है, तो आप काइंडली अपने जनरल सर्जन को कांटेक्ट करें, उनको कंसल्ट करें, क्योंकि शर्म और लिहाज और एक सोशल टाबू समझते हैं किसी को डिस्कस करने और बताने में। तो अगर आप ये सब सोच के अपनी तकलीफ़ सहते रहेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीमारी जो है वो बढ़ती जाएगी, और जितनी बीमारी बढ़ती जाएगी उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस होंगी। उसका इलाज जो है वो अद्वियात से नहीं होगा, फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, तो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो काइंडली इन सारी चीज़ों पे अमल करें। अगर आपको तकलीफ़ है तो आप अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखा दें ताकि आपका इलाज मुमकिन हो। और इन सबसे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपने अपनी ग़िज़ा में उन चीज़ों का या वो चीज़ें जो कब्जियत बढ़ाती हैं उनको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद किसी को ज़रा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो आई विल बी हैप्पी।